स्वागत है। आज का टॉपिक है अनुच्छेद अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची है, इसमें भारतीय संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची है, इसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन का उल्लेख है। फिर तीसरी अनुसूची में आएगा, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में आएगा, इसमें विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। फिर इसमें आएगा पांचवी अनुसूची में आएगा, इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में दिया गया है। छठी अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में दिया गया है। फिर सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत सूचियां संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची है। फिर संघ सूची में आएगा, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, अब 100 विषय है। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में आएगा, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। संविधान के लागू होने के समय 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। फिर इसमें आएगा आठवीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में सिंधी को और 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोनकी और 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। नौवीं अनुसूची में आएगा, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। यह भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची, यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 12वीं अनुसूची, यह शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है तथा शहरी क्षेत्रों के 18 विषय दिए गए हैं। यह अनुसूची 74वें संविधान 1993 द्वारा जोड़ी है। फिर है मौलिक अधिकार में आएगा, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दिया गया है। वह आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। कारखानों आदि में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने का प्रतिबंध अनुच्छेद 24 के अंतर्गत लगाया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। फिर इसमें आएगा, भारत रत्न धारकों को
मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री का दर्जा मिलता है। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 फर्स्ट ख में है। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। वर्ष 1979 में मोरारी रजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। अनुच्छेद 21 क में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। संविधान का अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को जन्म देता है। किसी व्यक्ति का टेलीफोन टेप करना वाक अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। वे 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर सेकंड में आएगा परमादेश, फिर थर्ड में आएगा उत्प्रेषण, फिर फोर्थ में आएगा प्रतिषेध, फिर 5 में आएगा अधिकार पर्चा, फिर इसमें आएगा हमारे मौलिक अधिकार निम्न प्रकार है। फर्स्ट समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, फिर सेकंड में आएगा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, फिर इसमें आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक, फिर संस्कृति व शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, फिर मौलिक कर्तव्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। मूल कर्तव्यों के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। मूल कर्तव्यों के अनुसार वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन संगठन, फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 50 में आएगा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, फिर अनुच्छेद 51 में आएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों के परे वरीयता दी गई थी। के.टी. शाह के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाएगा। भारतीय नागरिकता, इसमें आएगा भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 केवल इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता जन्म से, पंजीकरण से या उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। संसद अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसे विश्वास हो कि नागरिकता के लिए झूठे गलत सबूत पेश किए गए हैं या व्यक्ति संविधान के प्रति वफादार नहीं है।
नहीं है। फिर अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश से बाहर रह रहा हो, अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्षों के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नागरिकता का परित्याग, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर नागरिकता का अंत हो सकता है। दिसंबर 2003 में विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तों के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसे ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। फिर अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है तथा भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की। फिर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, फिर चुनाव के समय लाभ का पद न धारण किए हो। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु नई व्यवस्था के अनुसार पुद्दुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य तथा 50 अनुमोदक होते हैं। फिर है अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल सकरमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए 2 सप्ताह का समय मिलता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर राष्ट्रपति पर संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसी भी सदन द्वारा संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहता है, पहले इसके 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। उसके बाद यह प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी दिन से राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा।
फिर इसमें आएगा राष्ट्रपति पर रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरा जाना जरूरी है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्य उपराष्ट्रपति करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, और तीनों ही अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य संभालेगा। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान में अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। भारत का प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति। फिर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यों में राज्यपाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, भारत का न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अंतर्राष्ट्रीय परिषद के सदस्य। फिर हैं वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूत तथा अन्य राजनयिक अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य आदि। फिर सेकंड विधायी शक्तियां। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्र अवसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है। फिर इसमें आएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद का सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इनका प्रयोग विधि द्वारा करता है। क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को कम या क्षमा कर सकता है। नोट में आएगा यदि क्षमादान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 83 से वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां मांगा। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। राजनीतिक शक्ति। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। फिर संविधान के अनुच्छेद
143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति की किसी विधायक पर अनुमति देने न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधायक लौटाना चाहता है तो विधायक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले 1986 में किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर इसमें आएगा नीलम संजीव रेड्डी प्रथम व्यक्ति थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे। केवल वीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। वर्तमान में राष्ट्रपति एम रामनाथ कोविंद हैं। वे 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने को कह सकता है। फिर इसमें आएगा संसद के वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति रखवाता है। फिर है सभी दशाओं में मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति संघ के कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया। राष्ट्रपति को उसकी पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर इसमें आएगा संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस द्वारा किया गया था। वर्ष 1950 में तक इसे वायसराय हाउस कहा जाता था। भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर थर्ड में आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फोर्थ में आएगा वीवी गिरी, फिर फिफ्थ में आएगा फखरुद्दीन अली अहमद, फिर सिक्स है नीलम संजीव रेड्डी, फिर इसमें आएगा रेड्डी के बाद आएगा सेवन्थ में आएगा ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, फिर नाइन्थ में आएगा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर 10th में आएगा के आर नारायण, फिर 11 में आएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12 में आएगा प्रतिभा पाटिल, 13 में आएगा प्रणब मुखर्जी, 14 में आएगा रामनाथ कोविंद के बाद आएगा इसमें आएगा नोट आएगा वीवी गिरी, न्यायमूर्ति महमूद हिदायतुल्लाह तथा BD जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 64/89 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसको मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता में आएगा वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, निर्वाचन के समय किसी लाभ के पद पर नहीं हो। उस उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है।
निर्धारित किया गया है। फिर इसमें आएगा राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, विशेष अधिकारों और वेतन व भत्ते का प्रयोग कर सकता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए है। फिर वर्तमान में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, वे 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त पद धारण कर सकता है। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए होती हैं। फिर इसमें आएगा भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाद थे। अटॉर्नी जनरल ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में भाषण दे सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। फिर अटॉर्नी जनरल को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल व अन्य 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए गए हैं। फिर इसमें आएगा राज्य का महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल। इसमें आएगा संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाअधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। यह राज्यपाल के पश्चात पर्याप्त ही पद पर बना रहता है। महाअधिवक्ता बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक CAG। फिर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 148 के तहत करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होती है। नियंत्रक महालेखक परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है। इसका वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। फिर इसका है वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वह संसद की लोक लेखा समिति के मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। भारत के प्रथम नियंत्रक व महालेखा परीक्षक V नरहरि राव थे। फिर इसमें आएगा न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय भारत की न्याय व्यवस्था एक हरी और एकीकृत है जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। फिर उच्चतम न्यायालय की स्थापना गठन संबंधित शक्तियां भारतीय संसद को प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। उच्चतम न्यायालय का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत किया जाता है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष तक रह सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
न्यायाधीश को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। फिर है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताएं। फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो। सेकंड में आएगा वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। फिर थर्ड में आएगा कि किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। फिर फोर्थ में आएगा राष्ट्रपति की नज़र में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रिटायर होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.80 लाख रुपए है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.50 लाख रुपए है। 2.50 लाख रुपए हैं। फिर इसमें आएगा सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 के अंतर्गत दी गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश हीरा लाल जय कानिया थे। फिर है उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति वाईवी चंद्रचूड़ थे। फिर सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कमल नारायण सिंह थे। प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन थे। फातिमा बीबी प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में नहीं हुई है।